नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नामांकन पत्रों की स्क्रूटिंग, एक नामांकन पत्र हुआ खारिज, 17 उम्मीदवार बचे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए, गर्मी का असर पड़ा कम। शहर में गणगौर पूजा को लेकर तीजड़ियों में छाया है उत्साह। शहीदों के बच्चों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर जोधपुर में नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त होने के बाद अब नामांकन पत्रों की जांच की जाने लगी है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग में आज एक निर्दलीय प्रत्याशी सरोज सोलंकी का नामांकन खारिज कर दिया गया। जोधपुर में 18 नामांकन दाखिल हुए थे। 8 अप्रैल तक नाम वापसी का समय रखा गया है। साथ ही उसी दिन प्रत्याशियों को उनके सिंबल भी दिए जाएंगे। अब 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। 8 अप्रैल को नाम वापसी के बाद कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे, इसका पता लग पाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि आज सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की स्क्रूटिंग की गई। कुल 18 प्रत्याशियों के 25 नामांकन मिले। आज स्क्रूटिंग के दौरान एक नामांकन रिजेक्ट हुआ। प्रत्याशी की तरफ से एफिडेविट पूरी तरह से नहीं लाया गया, नोटिस भी दिया गया, मगर उन्होंने नया नामांकन प्रस्तुत नहीं किया था। आज 11 बजे से जो अपने नामांकन पत्र आए थे उनकी स्क्रूटिनी की गई। स्क्रूटिनी के अंदर अपने पास में कुल मिला के 18 कैंडिडेट्स के 25 नामांकन पत्र अपने पास में आए थे कल तक। आज स्क्रूटिनी के दौरान एक नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ है और वो नामांकन पत्र इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि जो एफिडेविट लगाना होता है वो एफिडेविट उन्होंने जो है कंप्लीटेड एफिडेविट नहीं लगाया था। हमने उनको नोटिस भी दिया था कि आप नया एफिडेविट कंप्लीट करके इसको लगाएं, बट उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए वो नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ है। और इस प्रकार से कुल मिला के अब 17 कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनके नामांकन पत्र सही पाए गए। अब अपनी 8 अप्रैल तक दोपहर को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की अवधि रहेगी। कोई भी कैंडिडेट स्वयं या उसके प्रस्तावक या उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं वो आके अपनी अथॉरिटी का लेटर दिखा के कैंडिडेट का वो विड्रॉल का फॉर्म जो होता है वो यहाँ पर आके दे सकते हैं, तो कैंडिडेट का विड्रॉल माना जाएगा और उसके बाद में फिर सिंबल अलॉटमेंट और फिर बैलेट पेपर वगैरह तैयार कराने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है, जिसके चलते मौसम में बदलाव हुआ है। 2 दिन से तीखी धूप का असर कम होने लगा है। विक्षोभ का असर आज भी देखने को मिला। जोधपुर सहित आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। इसके चलते बादल छाए रहे और गर्मी का एहसास कम हुआ। दिन रात के तापमान में 10 डिग्री का अंतर चलने से गर्मी फिलहाल नहीं सता रही। शहर में आज बादल छाए हुए। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। परीक्षा तैयारी के लिए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में शुरू होने वाले अपने नए सत्र की शुरुआत से पहले छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप की जोधपुर में घोषणा की है। पहली छात्रवृत्ति इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 90% तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त आकाश शहीदों के बच्चों, रक्षाकर्मियों और आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों को विशेष छूट प्रदान करेगा। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनूप अग्रवाल ने बताया कि भारत भर में छात्रों के लिए सुलभ और प्रभावशाली शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। और अपने टीम मेंबर्स के साथ विलास जोशी जी एबीएम, प्रतीक कपूर जी एकेडमिक हेड मेडिकल और राजेंद्र राजपूत जी एकेडमिक हेड फाउंडेशन के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आज का पर्पज़ अनाउंसमेंट ऑफ स्कॉलरशिप्स एग्जामिनेशन है। हमने IECST इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। इसमें बच्चा 90% तक छात्रवृत्ति ले सकता है। इसके साथ साथ दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्टायर्स फैमिली के लिए 100% ट्यूशन माफ़ी के साथ स्कॉलरशिप लॉन्च की है। यदि कोई शहीद परिवार से है, आर्म्ड फोर्सेस का है, उसके साथ 100% ट्यूशन फी में माफ़ी है। दूसरा, आतंकवाद प्रभावित है या कोई रक्षा कार्मिक हैं या सैनिक हैं, उनके लिए ICST एग्ज़ाम के साथ साथ एक्स्ट्रा 10% और आकाश इंस्टीट्यूट छात्रवृत्ति प्रदान करना है। तो आज का पर्पज़
जोधपुर के लिए, आसपास के एरिया के लिए, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के अनाउंसमेंट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। बरकतों सआतों के महीने रमजानुल मुबारक के जुमातुल विदा पर आज सभी मस्जिदों में अकीदत से नमाज अदा की गई। तपिश व गर्मी के बावजूद सामूहिक नमाज अदा करने के दौरान सभी मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ नजर आई। जालोरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह सहित सभी मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की। इसी के साथ ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशनर को 2 माह से पेंशन नहीं मिली है। उनका शुक्रवार को भी धरना व प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पेंशनर्स ने कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव के रवैये पर आक्रोश जताया। जेएनयू पेंशनर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि कल कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में कुलपति ने कहा कि वे जयपुर में मीटिंग का ब्यौरा देना चाहते। वे बाद में कार्यकारिणी की मीटिंग में आए और बातें बताई। कुलपति ने मीटिंग में पेंशन के बारे में जानकारी देने में असमर्थता जता दी। इस पर कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि जब तक 2 माह की पेंशन नहीं मिल जाती है और पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन पेंशन नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ो, पेंशन नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ो। रामनिवास जी ने बताया आपको, आप सभी को ये विदित है कि 30 तारीख को कुलपति के कार्यालय के अंदर सभी पेंशनर्स इकट्ठे हुए थे और उसके अंदर जब जाकर के बात हुई पेंशन देने की, तब कुलपति ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो पेंशनर सोसाइटी में ये सर्वसम्मति से तय हुआ था कि फैमिली पेंशन दे दी जाए। तो कुलपति ने कहा कि 10 लाख तो कैसे दूं, 2.5-3 करोड़ रुपए चाहिए। 3 करोड़ चाहिए। 10 मिनट के अंदर जब हमने दबाव बनाया तो इनके कार्यालय से, उनके सारे वित्त के और सब ने आकर के ये कहा, साहब हमारे पास 2.5 करोड़ रुपए है, हम फैमिली पेंशन दे सकते हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन कितना निकारा है कि उनके पास अपने डेटा भी नहीं है कि विश्वविद्यालय फंड के अंदर कितना पैसा पड़ा है। और उसी तारीख 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक फैमिली पेंशन वालों को 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए। ये पेंशनर सोसाइटी का दबाव नहीं होता तो शायद वो ये बात भी नहीं करते। इसलिए जब ये दबाव और डाला गया कि पूरी पेंशन दी जाए, तब कुलपति ने ये कहा था कि 3 तारीख को या 1 तारीख को जो भी मीटिंग होगी सरकार के साथ, उसके बाद में आते ही मैं पेंशन का भुगतान करूंगा। लेकिन जैसा कि रामनिवास जी ने अभी आपको बताया, कुलपति ने वहां जाकर के बिल्ली के ऊपर हाथ फेर के आ गए और ये बोले कि मैं पेंशन 1 महीने तक नहीं दे सकता। और उसका जब कारण पूछा तो बोला कि साहब सेक्रेटरी ने कहा है कि ये फाइल पूरी है, जो 60 करोड़ रुपए मैंने मांगे हैं और सीएम तक जाएगी और सीएम अभी व्यस्त हैं। 60 करोड़ की फाइल जाएगी, ये बात तो सही है, लेकिन ये कुलपति को पता होना चाहिए कि 5 करोड़ से नीचे की फाइल है, जो नीचे ही सलटारा हो सकता है। 5 करोड़ से ऊपर की फाइल चलाए क्यों? 1 महीने की पेंशन अगर उनको भुगतान करवाने की बात थी तो कुलपति को तत्काल ये सुझाव देना चाहिए था कि साहब आप हमको 4.5 करोड़ दीजिए, बाकी की हम व्यवस्था करके पेंशन भुगतान कर देंगे। लेकिन ऐसी बात करने की बजाय कुलपति सिर्फ ये कह के आ गए कि हाँ साहब ये आप 60 करोड़ दीजिए, ये फाइल चला दीजिए, ये कर दीजिए। इससे तो अगले मई आ जाएगा और मई के अंदर हमारे 3 महीने की पेंशन ड्यू हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि ये धरना जारी रहेगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी का अध्यक्ष मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा। कल हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में कुलपति ने हमसे आग्रह किया कि मैं आपकी मीटिंग में आकर के, जो जयपुर में मीटिंग हुई फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, उसका ब्यौरा बताना चाहता हूं। तो हमने कहा आप ब्यौरा बता करके क्या करेंगे, हमें डेट बताइए किस डेट को आप पेंशन दे रहे हैं। जब आप गए जयपुर इसीलिए थे कोई पेंशन का मसला सॉल्व करके लाऊंगा, और आप सॉल्व करके नहीं लाए, सिवाय सजेशंस के उन्होंने भी कुछ नहीं दिया और आपने भी कुछ नहीं किया। तो वहां जाकर के हमें क्या नतीजा निकला? डेट बताइए कि डेट बताने में असमर्थ है। तो फिर हमारी कार्यकारिणी ने उनके जाने के बाद में ये सर्वसम्मति से तय किया कि हमें ये धरना अब तब तक हम चालू रखेंगे जब तक कि हमारी 2 महीने की पेंशन और पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।
निकटवर्ती उचियाड़ा स्थित नांदड़ा बाईपास रोड पर एक मकान में क्रिप्टो डेटा मशीन की लूट हो गई। मशीन के लिए तैनात चौकीदार को गन पॉइंट पर लूट की गई। मौका स्थल से 12 मशीनों के साथ एक लैपटॉप, कैमरा और चौकीदार का मोबाइल भी ले गए। वारदात में 2 लोगों का हाथ होना बताया गया है, जो कि स्कार्फ पहनकर आए और चौकीदार को बंधक बना दिया। एक मशीन का वजन 15 से 20 किलो के आसपास है। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने इसमें गहनता से तफ्तीश आरंभ की है। जोधपुर शहर में आगामी 11 अप्रैल को आयोजित होने वाले गवर माता मेला को लेकर भीतरे शहर की महिलाओं में खूब उत्साह छाया हुआ है। महिलाओं द्वारा गुडला पूजन कर घर घर दस्तक देकर गुडले को घुमाया जा रहा है। व्रतोपवास के साथ नित्य गुडला पूजन मंदिरों के साथ घरों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में रातानाड़ा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में गुडला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस गवर की झांकी के रूप में सजी धजी बबीता भाटी व पूजा शर्मा के साथ 16 श्रृंगार कर सजी धजी मंजू डागा, मंजू प्रजापति, गीता मेवाड़ा आदि महिलाओं ने गुडला व गवर से ओतप्रोत पारंपरिक गीत गाए और ढोल थाली पर नृत्य किया। शहर के नागोरिया का बास महिला मंडल की ओर से गुडला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिला मंडल की सीमा साखला ने बताया कि प्रथम बार आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। इस गवर के रूप में सजी धजी परी गहलोत व भूमि साखला के साथ महिलाओं ने ढोल थाली पर नृत्य किया। आज हमारे माली नागोरी के पास में पहली बार, मतलब सालों साल तो होता ही रहता है, सब अपने घर पे करते ही है पूजन, पर आज पहली बार हमारे मंदिर के अंदर सभी साल सभी लेडीज मिलकर ये आयोजन कर रही है गुडले का। हर घर में जाएंगे, हर घर में दीप जलेगा गुडले का, हर घर में गीत गाएंगे और इसी के साथ शहर के कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार स्थित संकट मोचन बालाजी मंदिर में सामूहिक रूप से गवर पूजन का आयोजन किया गया। माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष अलका जौहरी ने बताया कि हमारे आराध्य देव शिव और पार्वती के रूप में 16 दिन की गवर ईश्वर की पूजा अर्चना की जा रही है। रीना राठौड़ ने बताया कि शीतला अष्टमी की शाम को गुडला लाया जाता है। वह गवर पूजने वाली महिलाओं के घर घर गुडला घुमाया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। समूह में संतोष गांधी, मीना राठी, प्रेम गांधी सहित क्षेत्र की महिलाएं सामूहिक रूप से गवर पूजन कर रही है। संकट मोचन बालाजी मंदिर कमला नेहरू नगर में हमने गणगौर की पूजा स्टार्ट की है। जैसा कि सबको पता है, ये गवर की पूजा 16 दिन चलती है। हम भी रोजाना ये थीम बेस पे रखते हैं। आज हमारी रेम्बो की थीम है। ये अब हम गुडला लेकर आए हैं। अब ये गुडला रोज रोज सबके घर में घूमेगा। गवर माता की जय। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के निर्देशानुसार मैक्सिको देश से आए सैलानियों को आयुर्वेद विश्वविद्यालय का परिचयात्मक भ्रमण करवाया गया। सूर्यनगरी जोधपुर में पर्यटन के उद्देश्य से मैक्सिको से आए 21 सैलानियों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में गहन रुचि के चलते विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, होम्योपैथी महाविद्यालय एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के लाचू फार्मेसी विद्यार्थियों ने अफ्रीका भ्रमण कर औषधि पौधों का अवलोकन किया। लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी संकाय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जी.के. सिंह ने बताया कि डॉक्टर संदीप अरोड़ा, डॉक्टर निखिल बत्रा, डॉक्टर शिखा बत्रा के नेतृत्व में टी फार्मेसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गए। डॉक्टर संगीता सिंह विस्तार प्रभाग के अध्यक्ष ने आफरी में विभिन्न औषधीय पौधों पर चल रहे कार्यों एवं अनुसंधान के बारे में बताया। फिर एक लघु फिल्म के माध्यम से आफरी में चल रही गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
धौलपुर के कांचनपुर थाना क्षेत्र में फरवरी माह में हुई हत्या के एक प्रकरण में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, मगर कई आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग एवं परिवारों को धमकाने को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव राल के निवासी दामोदर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उसके पुत्र रिंकू का 3 फरवरी 2024 को गांव के कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए, बाकी अभी भी फरार चल रहे। फरार आरोपी उसके खेत के पास नहीं रहते हैं और वापस लेने का दबाव बनाने के साथ धमका रहे कि केस वापस से लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में लाखन सिंह गुर्जर, समुद्र, सत्येंद्र सिंह, दामोदर सहित महिला व पुरुष मौजूद रहे। मेरा नाम शिवानी है, गांव रेल है, रिंकू की बहन। 3 तारीख को भी उनका मर्डर हुआ था और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन लोगों को प्लीज़ गिरफ्तार किया जाए। इतना सही करना चाहिए। मेरा नाम दामोदर है, गांव रेल का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे का 4 तारीख को मर्डर हुआ था और कुछ हत्यारे फिर रहे हैं, मारने को फिर रहे हैं, हमारी ज़मीन को काटने नहीं दे रहे हैं। और मेरा नाम दामोदर है साहब, मैं कहने वाला हूँ और आपसे ये निवेदन है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है, हत्यारे गांव में फिर रहे हैं, न तो ज़मीन को काटने दे रहे हैं और न अपनी ज़मीन को काट रहे हैं। हमें रात में आके ना ये परेशान करते हैं। चिकित्सा विभाग जयपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर केपी शर्मा ने चिकित्सा टीम के साथ क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। गुरुवार शाम के समय सीएचसी सैंपू पर पहुंचे, औचक निरीक्षण करते हुए अस्पताल की व्यवस्था को जायजा लिया। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर केपी शर्मा के अलावा टीम में शामिल डॉक्टर अनमोल खंडेलवाल, डॉक्टर नवनीत सिंह कुंतल ने अस्पताल में वार्ड, लेबर रूम, शौचालय आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मौजूद डॉक्टर तथा स्टाफ को उचित दिशा निर्देश दिए। स्थानीय निवासी रजनीश तिवारी ने चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर केपी शर्मा से अस्पताल में खल रही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी को लेकर अवगत कराया। वहीं सरकार की बहुउद्देशीय 104 योजना के तहत कंपनी के द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर भी शिकायत की। अहोर उपखंड क्षेत्र के दयालपुरा गांव में 2 महीने से लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव पर 26 अप्रैल को मतदान बहिष्कार करने का निर्णय लिया। बता दें कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटना हो रही है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा अभी तक चोरी वारदात का खुलासा नहीं किया गया। ग्रामीणों द्वारा 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर ग्रामीणों द्वारा बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। हमने पहले दिनांक 28 मार्च 2024 को एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था चुनाव का बहिष्कार करने को लेकर। तो उस दिन से लेकर आज दिन तक पुलिस प्रशासन द्वारा चोरों को पकड़ा नहीं गया है। उसको लेकर आज हमारे गांव की तरफ से एक सामूहिक पूरे गांव की एक बैठक रखी गई थी। उसमें हमने ये निर्णय लिया गया, गांव वालों ने बैठ कर ये निर्णय लिया गया कि जब तक चोरियों का खुलासा 26 तारीख तक नहीं होगा तब तक हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उसमें हमारे माजड़ी और दयालपुरा दोनों गांव वाले सम्मिलित हैं और इस बैठक में आज यही निर्णय लिया है कि या तो चोरियों का खुलासा होगा या हम चुनाव में भाग लेंगे। अभी मैं बताऊँ, आज तक 1 साल के अंदर करीब 20 से 22 चोरियां हुई है, उसमें से एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ और नहीं उसमें से कोई बरामदगी हुई है। अपन दिया तो उसमें ये कहा था कि नहीं, वो तो एसपी साहब एक स्पेशल टीम का गठन करे इन चोरियों का खुलासा करने के लिए। अगर पूरे अपने और क्षेत्र की बात करने जाए तो कम से कम 200 से 250 चोरियां है, उनका खुलासा आज दिन तक नहीं हुआ है। तो हमारे गांव की ये पहल है और अच्छी पहल है कि जब तक चोरियों का खुलासा नहीं होगा तब तक हम हमारे गांव वाले दयालपुरा और माजड़ी वाले ना वो लोग सुबह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कि हमारे गांव में दिन पे दिन चोरियां बढ़ती जा रही है और दिन दहाड़े होती जा रही है और उसमें शस्त्र लेके आते हैं, बराबर है, और उसका कोई निवारण होता नहीं है और चोरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और चोरों का कहने का मतलब इतना खौफ बढ़ गया है कि कोई प्रशासन भी अलर्ट नहीं है। अभी हमारे देवाराम जी के यहाँ पे चोरी हुई तो 4 बजे हुई है और मौका देख के बराबर दिन दहाड़े और उसमें जेवरात वगैरह नकदी लेके गए और उनकी मम्मी थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई, अगर टाइम पे आती तो उनको भी मार के जाते। प्रशासन उसको एकदम हल्के में ले रही है। प्रशासन हमारा कुछ भी कहने का मतलब समाधान नहीं कर रही है। उसके लिए हमारे मादड़ी और दयालपुरा गांव एकजुट होके और मतदान के लिए निर्णय लिया गया है कि मतदान हम नहीं करेंगे और मतदान का बहिष्कार करेंगे खुल के, जब तक प्रशासन चोरों को और मुजरिम को जो भी हमारा सामान गया। और आज से कम पहले भी 1 साल में कम से कम 10-20 चोरियां हुई है और दिन पे दिन चोरों का खौफ बढ़ते जा रहा है।
सवाई माधोपुर विधायक एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सर मथुरा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पत्थर व्यवसाय से जुड़े लोगों ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। लोगों ने अपनी प्रमुख समस्याओं को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अवगत कराया। मीणा ने उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। मीणा ने कहा कि सर मथुरा की जनता से भलीभांति परिचित हूं और सर मथुरा क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार का दर्द भलीभांति समझता हूं। किसी भी तरीके से कोई दमनकारी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्बाध रूप से खदानें चलेंगी। सर मथुरा बड़े बसेड़ी में करीबन 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में माइंस किंग जो कांग्रेस के नेता थे दलजीत सिंह चिरू, वो चलाते थे। और 93 में मैं यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था। तो उस समय मैंने एक तरह से स्थानीय घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि जो वर्षों से जिसके हाथ में हथौड़ा है वो खान कर रहा है, उसको साल भर में 3-4 हज़ार रुपये मिलता है। जिसके हाथ में हथौड़ा है खान उसकी कराई जाएगी। भैरव जी मुख्यमंत्री थे और हमने हमारे राज्य में ही आंदोलन करके जिसके हाथ में हथौड़ा, ऐसे करीबन 60,000 लोगों को, जिसमें ज़्यादा ST SC के लोग थे, उनको अधिकार दिलाया खान का। वो खाने कुछ वर्ष तक तो चली और बाद में क्योंकि जो पूरा 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका चलाते थे उनकी राजनीतिक पहुंच थी और जो टुकड़ों में बट गई तो गरीब मजदूरों की कोई पहुंच नहीं रही। अंत में वन विभाग वाले, खान वाले, पुलिस वालों ने इनका दमन चालू कर दिया। सरकार में उच्च स्तर पर मैंने बात की है और जैसा मेरे को विक्की जी ने बताया कि यहाँ 111 सेंट स्टोन की लीगल माइंस है, वो भी बंद करा दी। इसलिए सारे व्यापारी जो स्टोन का धंधा करते हैं वो भी, जो ट्रांसपोर्ट में लोग लगे हुए वो भी, मजदूर भी यहाँ पर इकट्ठे हुए। और सरकार की मंशा ये है कि ये जो माइंस हैं उस पर किसी प्रकार की तालाबंदी अधिकारी नहीं करें। इसलिए सरकार की मंशा के मुताबिक और उच्च स्तर पर जो फैसला हुआ है कि अबाध रूप से खान चलेंगी, उनमें कोई विघ्न नहीं डालेगा। ये कार्यक्रम कराने के लिए हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोतीलाल जी जो क्षेत्र से जुड़े हुए वो और हम आए। मैंने व्यापारियों को भी कहा है, वैध खननधारियों को, वैध काम करने वालों को भी तंग किया जा रहा है। लाल बत्ती का केस लगा दिया, मिलेशन का, डीलिंग करने वालों को पकड़ दिया, ट्रैक्टर वालों को उठा के रख दिया, माफी मुकदमे लगा दिए। तो ये गलत है, यह न्याय नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं इस बहाने पत्रकारों से मिल लिया और हमारे कार्यकर्ता यहाँ बसीड़ी तक के आए, चुनाव की दृष्टि से भी मैं इनसे यहाँ पर चर्चा करूँ। बाल कल्याण समिति कार्यालय धौलपुर के समिति के सदस्यों और अध्यक्ष में विवाद का मामला सामने आया। सदस्य ने समिति अध्यक्ष के माथे में कांच का गिलास दे मारा। गिलास लगने से अध्यक्ष चोटिल हो गए। अध्यक्ष को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अध्यक्ष द्वारा पूर्व में सदस्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, जिसको लेकर ये विवाद उपजा है। मामला एक्चुअली रोजाना की तरह जब मैं ऑफिस गई तो मैं ऑफिस में जैसे अपने काम कर रही थी, तो काम करते ही देखा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कविता शर्मा छेड़खानी कर रही थी। जो अभी SP साहब ने जो रेस्क्यू किया था उस जिसमें बच्चे पकड़े थे, तो उनके जो बयान थे, बच्चों के जो बयान जैसे काउंसलिंग की रिपोर्ट कहते हैं, तो उसके साथ छेड़खानी कर रही थी। और ये मेरे पे कई दिनों से प्रेशर भी बना रहे थे कि मैं अपने इन बयानों को, बच्चों के बयानों को ना कोई मांग रहा है, इनका रिश्तेदार मांग रहा था, उनको दे दूँ। जब मैंने मना कर दिया तो ये छेड़खानी करने लगे और जब छेड़खानी करके वो अपने बैग में रख के ले जाने लगी कागज़ों को, ऑफिशियल कागज़ों को ले जाने लगी। तो जब रोका
तो इनने मेरे साथ गाली गलौज की। पहले तो इसने जब गाली गलौज नहीं हुआ तो इनने धक्का मुक्की करके मेरे का सिर पे गिलास मारा है और ये हाथों में ऐसे नाखूनों से उनसे खींचने लगी है। और ये दोनों ने पकड़, माजिद शरीफी और सोनपाल जी ने मुझको पकड़ा और उसके बाद में ऐसे 12 कुटी कविता से करवाई। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक सुमित महरड़ा ने राजाखेड़ा एवं दियोली थाना इलाकों में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया। मतदाताओं से संवाद कर लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में धौलपुर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान निरंतर जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों के कस्बों व गांव में पहुंचकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश देने के लिए लगातार पैदल फ्लैग मार्च कर रहे हैं एवं मतदाताओं से निरंतर संवाद स्थापित कर रहे हैं। गुरुवार की शाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक सुमित महड़ा द्वारा राजाखेड़ा थाना इलाके के खुडीला, अमकापुरा, अंबरपुर और थाना दियोली इलाके के बसीकारे, हनुमानपुरा, जेतपुर आदि संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जालोर जिले के अहोर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जांच एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को सेदरिया चौक पोस्ट पर एक व्यक्ति से 21 लाख की ज्वेलरी जब्त की गई। वह ज्वेलरी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर उसे सीआरपीसी की धारा 102 में जब्त कर लिया गया। उपखंड क्षेत्र के सेदरिया चौक पोस्ट पर निगरानी दल अहोर ने कार्रवाई के तखतगढ़ निवासी भारत कुमार पुत्र प्रेमचंद सोनी को संदेह के आधार पर पकड़ा। कार्रवाई में टीम प्रभारी महेश चंद्र, पुलिस दल प्रभारी सुरेंद्र सिंह राव, कांस्टेबल छोटू राम, कांस्टेबल दिनेश कुमार शामिल रहे। बाद में उपखंड अधिकारी शंकरलाल मीणा को मौके पर बुलाया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नामांकन पत्रों की स्क्रूटिंग, एक नामांकन पत्र हुआ खारिज, 17 उम्मीदवार बचे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए, गर्मी का असर पड़ा कम। शहर में गणगौर पूजा को लेकर तीजड़ियों में छाया है उत्साह। शहीदों के बच्चों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।